जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करिए और डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए मिल रहा है। आज आपका ये 25 प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो शुरू करते हैं स्पेशल पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 में काफ़ी अच्छे और बहुत बढ़िया प्रश्नों के साथ और ठीक-ठाक लेवल दे देता है। यूपी टेट को आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये एक रट्टा मार प्रथा प्रणाली को फॉलो करता है। तो शुरू करते हैं आज के अपने परिवार डी के एजुकेशन लर्नर्स में। तो आज का आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु अर्जुन देव थे या गुरु नानक देव थे। अब बताइए भाई, पता है इस प्रश्न को का राइट आंसर क्या है? भाई, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? ये आपके थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर डी होता है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। अच्छा, कोई बता सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था, पता है किसी को? ये हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे। कब हुआ था? 1469 में। ओके, ये आपके गुरु नानक देव जी हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम देखिए। विश्व के अंतर्गत सबसे ऊंची जो चोटी आपकी है माउंट एवरेस्ट है, 8,848 फीट। उसे सागरमाथा भी कहा जाता है, परंतु वो कहाँ पे है? वो नेपाल के अंतर्गत है। यहाँ पे आपसे पूछा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या है भाई? माउंट के है, केटू है, या माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, या माउंट धौलागिरी है। अब बताइए भाई, बेसिक सा प्रश्न है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो भाई साहब माउंट केटू, कार्डमन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल होता है सही। अगला प्रश्न बना है वायु मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? क्या भाई? वायु दाब नापने वाला यंत्र, अरे बैरोमीटर कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है, थर्मामीटर कहा जाता है, या हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो भाई साहब ये आपका होता है वायु दाब नापने वाला यंत्र। तो इसे कहा जाता है आपका बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ पे सही। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है? किसी को पता है? भाई कमेंट करके बताना मुझे। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, या बायोमास पिरामिड कहा जाता है। अब बताइए भाई, ये आपका रहा खाद्य जाल। अब ये क्या हो गया भाई? ये हो गया प्रोड्यूसर। इसको कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन भाई? चिड़िया खा जाती है। या फिर सांप, और उसके बाद सांप को कौन? बाज पक्षी। ठीक है, और ये क्या हो गया? डीकम्पोजर होते हैं ये। ठीक है, अब घटक ये आपके होते हैं डीकम्पोजर, जिन्हें क्या कहा जाता है? सफाई कर्मचारी भी इसे कहा जाता है। किसको? बाज को, गिद्ध को, इनका नाम सफाई कर्मचारी के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बताइए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो भाई क्या कहेंगे? बेसिक सा नाम है, हम तो सर इसे खाद्य जाल श्रृंखला कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला आपका बनता है लोक नृत्यों से, है ना? नाच, लोक नृत्य। अब बहू कहाँ की है भाई? बिहू कहाँ का है? चलो मैंने ट्रिक बता दी, बहू कहाँ की है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? अरे राजस्थान का, राजस्थान का तो गणगौर हो गया। तमिलनाडु का पता है? असम या आसोम कहते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? पता है आप लोगों को? नहीं पता? पता होगा, सबको पता होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न को देखिए। ये देखिए, ये बड़े प्यारे तरीके से ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में, सॉरी जनवरी या फरवरी में, है ना, असम के अंतर्गत बहुत प्यारे तरीके से नृत्य होता है। हर घर में खुशियाँ रहती हैं, लोग बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पंडाल लगाते हैं और खुशी के साथ इस नृत्य को करते हैं। मैंने तो साक्षात देखा हूँ जब मैं वहाँ पोस्टेड था। तो ये आपका बनता है असम से, आसोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए भाई, क्या CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है? N2O आपकी ग्रीन हाउस नहीं है? या CO2 CO आपकी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड? या CH4 नहीं है? तो आपसे पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी, जो आपका CO है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। अरे गुरुजी, ये प्रश्न क्या EPS में आते हैं?
हाँ भैया जी, ये प्रश्न ईबीएस में ही आते हैं और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा है सत्तार्थ प्रकाश के, ये जीके जीएस में भी आता है ये प्रश्न। तो लेखक कौन है? पता है भाइयों, पता होगा। ये आपका बनता है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए पे लगा दो प्यार से एकदम ट्रिक, आपका हो जाएगा 1 नंबर पक्का। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? अरे वाह! बहुत अच्छा सर, बहुत ज्योग्राफी भी घुसाड़ लाए आप जीके जीएस के अंतर्गत। अरे भाई साहब, घुसाड़ के नहीं लाए हैं। ये आता है 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 23 सितंबर का होता है या 22 दिसंबर को होता है। तो भाई दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन वो आपका कौन-सा होता है? 22 दिसंबर का। ऑप्शन नंबर डी होता है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपका कह रहा है भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या होता है? फिजियोग्राफ होता है या कार्डियोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ होता है या बैरोग्राफ होता है? तो भाई साहब ये तो नहीं होता है। कार्डियोग्राफ भी नहीं होता, बैरोग्राफ भी नहीं होता, फिजियोग्राफ भी नहीं होता, तो क्या बच गया? सर जी ऑप्शन नंबर बी पे लगा दो। हम तो सर सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। इसमें 0 से लेकर के डॉट 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 9 तक पॉइंट बने होते हैं। उससे पता चलता है जी कि भाई भूकंप का जो लेवल है कितने रिएक्टर स्केल पे है। तो ये सिस्मोग्राफ यंत्र है ना, ये बताता है कि कितने रिएक्टर स्केल पे आ रहा है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती? बहुत प्यारा और बेसिक सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, सिस्मोस्फेयर में पाया जाता है या स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है या आयनोस्फेयर में पाया जाता है। अब बताओ भाई, कौन सा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ये इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। जिसे क्या बोलते हैं हम, क्षोभ मंडल भी तो कहते हैं। तो यही है भैया वो। निम्नलिखित में से कौन सा आर्गनेज चट्टान का उदाहरण है? चलिए भाई, अरे क्या बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, स्टेल्ट होता है, चूना पत्थर होता है या ग्रेफाइट होता है? पता है किसी को? मैंने कल की क्लास में ये बताया भी था, इससे पहली वाली क्लास में। भाई आर्गनेज चट्टान, ये लावा जब निकलता है बाहर निकल के, जब वो ठंडा होता है तब कौन सी चट्टान बनती है? तब बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। पकड़ में आया? ऑप्शन नंबर ए को लगा दो बिल्कुल सर जी सही। हम तो इसी को लगाएंगे और 1 नंबर पक्का करेंगे, आपसे छीन के ले जाएंगे। छीन लो भाई, मना किसने किया है? अब देखिए आसाम या आसोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा। भाई साहब बहुत प्यारा प्रश्न बना है। वन्य जीव अभ्यारण्य, भाई कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है? देखिए मानस भी असम में है, ये बात तो ठीक है। काजीरंगा भी आपका असम में है। गिर जंगल तो गुजरात में हो गया। कान्हा किसली ये तो भाई आपका एमपी में है। कान्हा कृष्णली एमपी में, ये आपका हो गया गुजरात में। और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एएस असम में और ये भी आपका हो गया एएस असम में। अब बताओ भाई, पर एक सींग वाले गैंडे के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। हम जा चुके हैं यहाँ घूमने के लिए। बहुत सारे गैंडे एक सींग वाले खूब घूमते हैं भाई साहब, और बड़ा अच्छा लगता है। जॉब लगा लो फिर चलेंगे वहां पे एक बार और। अब देखिए भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, ये किरण बेदी जो थी, आप लोगों को पता होगा वो थी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? अरे भाई साहब, क्या विटामिन भी जान खाएंगी? हाँ भाई साहब, जान पक्का खाएंगी आपके एग्जाम में। एक ना कोई एक विटामिन आपके पेपर में मिलेगी। चाहे विटामिन सी को पकड़ लो, चाहे विटामिन के को पकड़ लो, चाहे विटामिन डी को पकड़ लो, कोई ना कोई, ज्यादातर के आती है। सी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या मिलता है भाई सी में? किसमें होता है? स्ट्रॉबेरी खट्टे फलों में पाई जाती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल यहाँ पे सही। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? दूसरी बार प्रश्न मिल गया भाई साहब। एक ही पेपर में 2 प्रश्न दे दिए हूँ, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन वाले, पर नाम चेंज कर दिया था। वो इंग्लिश नाम था, ये हिंदी नाम है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम, अरे समताप मंडल होती है क्या? ओजोन मंडल होता है या आयन मंडल होता है या क्षोभ मंडल होता है? अब बताओ भाई, ये क्षोभ मंडल के पास ही ओजोन ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान दे दीजिएगा। तो क्या बनेगा इसका? निचली परत आपकी क्षोभ मंडल हो गई। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट।
और ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है, देखा? अरे सर जी, कहाँ से घुमा फिरा के प्रश्न दे रहे हो? अरे भाई साहब, ये यूपी टेट के आयोग ने दिया था, इसीलिए मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न दे कहाँ से रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। सर जी, ऐसे प्रश्न लाया करो, ये बहुत अच्छे लगते हैं, हम तो इसको बिल्कुल एकदम पढ़ते ही लगा देंगे आंसर। चलिए भाई, ऑप्शन देखते हैं। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो अरे गुरुजी, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित होती है, तो वो शिक्षण विधि के सिद्धांत के अनुसार ही तो होगी ना। कहाँ आप ऊपर नीचे ले जा रहे हो? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया ना बिल्कुल सही। हाँ सर, हम तो इसको सही करेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है ये? अरे, कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता हो? शुष्क मिट्टी मतलब सूखी वाली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। अरे, उसमें अधिक जल होता है। सूखी मिट्टी में कहाँ से ज्यादा जल आएगा भाई? पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ये तो बकवास सा लग रहा है भाई। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है और मिट्टी कठोर होती है। तो भाई, काली मिट्टी कठोर होती है, ये नहीं होती है। तो शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या होती है भाई? मिट्टी में जो लवणता होती है ना, सांद्रता, वो अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे सर हम तो सही। अब चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चलिए भाई, बीज प्रकीर्ण द्वारा या परंपरागत द्वारा? आ गए भाई, मजा आ गया। चुनकर चरना, भाई एक एक घास को चेक करना कि भाई कौन से खाने वाली है, या रोग फैला करके? भाई रोग तो नहीं फैलाते, चरने में क्या रोग फैलाएंगे? तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? भाई साहब, वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पशु भी। भाई कौन सी चीज खाने योग्य है और कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है। भाई ये मनुष्य की तरह थोड़ी होते हैं, समझदार हो जाते हैं आजकल पशु भी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बहुत प्यारा प्रश्न बना भाई। सीटेट ने भर भर के दिया होगा और बिल्कुल दिमाग में घुसा दिया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है, जानने के लिए होता है क्या? अरे, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए होता है। अरे भाई साहब, बनाए रखने के लिए होना चाहिए, आप ना बनाए रखने के लिए कह रहे हो। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। सर, पॉजिटिव सा लग रहा है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, भाई ये भी नहीं लग रहा है। अब क्या बनेगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? अरे भाई साहब, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से जो आपका विद्यार्थी है, प्यारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, विद्यार्थी है ना, उसमें परीक्षा का डर नहीं रहता। अरे सर, अब तो हम फाड़ देंगे। जब आप जैसे अच्छे अच्छे गुरु हमको मिलेंगे ना, तो हम कोई भी परीक्षा को क्लियर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी पे लगा दो लॉक और चल दो अगले प्रश्न पे। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? भाई साहब, दोबारा से आ गया ये प्रश्न। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, पहले बता दिया हूं आपको। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य? अरे सर, सीटेट वाले प्रश्न ले आए, आते हैं भाई साहब ये भी। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना होता है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है, सामाजिकरण को बढ़ावा देना होता है, टीम भावना बढ़ाना होता है। भाई टीम भावना भी ठीक है, सामाजिकरण को बढ़ावा भी ठीक होता है और ऊर्जा को विकसित करना भी ठीक है, लेकिन सबसे प्यारा आंसर तो यहाँ छुपा हुआ है। अरे, छात्रों के लिए साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल सही। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन व ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। अब बता दो भाई, तो क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? पता होगा सारे बच्चों को, बेसिक सा प्रश्न है। अरे भाई साहब, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, पता चला आपको। अब नाइट्रोजन कितनी है? 78%। उसके बाद एक और आती है आपकी, कौन सी? CO2 वाली, ये कितनी है? ये 21% है। अब इसमें से जो आपका बचा ना, वो आपकी क्या बनेगी? O2 बन गई। क्या बन गई? वो O2 बन गई। ऑक्सीजन बचा, तो आप पकड़ लिया होगा। ऑप्शन में नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, ऑक्सीजन बना, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो सर।
कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? अरे प्यारे सा प्रश्न दे दिया सर, मजा आ गया। अरे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। देखो ये यजुर्वेद है, ठीक है, यह अथर्ववेद है। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत आपका मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। अच्छा आप मुझे बताओ त्रिवेदा किसे कहा जाता है? तो चार वेदों में से जो तीन वेद हैं वो त्रिवेद के अंतर्गत आते हैं। कमेंट करके बताना इस प्रश्न का आंसर, मुझे आ जाएगा पेपर में। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? अरे भाई साहब, जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, कैम्बियम के द्वारा होता है, या पेलिस्टैंड के द्वारा होता है? तो सर जल का तो जो अधिग्रहण संग्रहण वो तो जाइलम ही करेगा ना, और कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए को कर दो ना सर लॉक। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? अरे बांस द्विबीज होता है, केला होता है, गन्ना होता है, या सरसों होता है? तो भाई साहब द्विबीज पत्र, आपसे पहले प्रश्न में आया था एक बीज पत्र कौन सा होता है, ये आ गया आपका द्विबीज पत्र। तो ये भैया आपकी सरसों होती है, राई, मस्टर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लगा दो लॉक। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आप लोगों ने कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा इंदौर में दूषित जल पीने से मौत हो गई थी लोगों को। तो भाई एड्स होता है क्या? एड्स तो नहीं होता है। टाइफाइड होता है क्या? सर हो भी सकता है। एनीमिया होता है क्या? अरे ये तो खून की कमी से होता है। क्या टिटनेस होता है? अरे भाई ये जख्म लगने से होता है। तो क्या बचा आपका? दूषित जल से टाइफाइड होगा ना सर जी। कहाँ सर जी खतरनाक बीमारियों को ले आए। भाई साहब प्रश्न है, लाना तो पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा आपको, एग्जाम पास करना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? अरे आम पकाने के साथ साथ बहुत सारे फलों को पकाने में होता है। आप सोचते हो ना कि मंडी में पके हुए फल मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं। अब ये रसायन पकाता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट पकाता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पकाता है? कैल्शियम कार्बाइड पकाता है? ये कैल्शियम क्लोराइड पकाता है? पता होगा भाई। आपके जो फल खा रहे हो ना, इसको कौन सा रसायन पकाता है? ये आपका पकाता है कैल्शियम कार्बाइड। भाई साहब बड़ा खतरनाक होता है ये, ठीक है, बहुत ही भयंकर टाइप का होता है। जब कच्चे फल को ये पका सकता है तो ये खतरनाक प्रकार का ही रसायन होगा ना। चलिए भाई ऑप्शन नंबर सी को करो लॉक और चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है? अरे भाई साहब मजा आ गया। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उसके बाद क्या कह रहा है अगला देखो, टुंड्रा वन होंगे, शवाना वन होंगे, या मरुस्थल? अरे मरुस्थलों को तो छोड़ ही दो सर। अब बताओ भाई, सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या आएंगे? आपको कहीं वर्षा दिख रही है तो उन्हीं को लगा दो ना ट्रिक, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। यहीं पे तो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अच्छा होता है। अब भारत में कहाँ कहाँ पे है और विश्व में कहाँ कहाँ पे है? चलिए मैं तो बताता हूँ वर्ल्ड के लेवल पे ओजोन वाला। अब भारत में आप बता दो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? अरे CO2 है, या HO2 है, CH CI है, या N2 है? अब बताओ भाई, प्रदूषक अम्लीय वर्षा का, अरे CO2, ऑप्शन नंबर ए मिल गया ना यहीं पे। अब भाई बीटी कपास के बारे में पूछ लिया, पता होगा नहीं पता होगा कोई बात नहीं, पढ़ो। एक शक्कर पौधा होता है, एक प्राकृतिक पौधा होता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, या एक औषधीय प्लांट होता है? अरे बीटी कपास क्या है? अरे भाई साहब ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। सर जी आप तो ऑप्शन नंबर बी को लगा दो, हमें तो सब पता है। पता चल गया बीटी कपास के बारे में? भाई साहब ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं। अब बताओ भाई, मजा आया आज की क्लास में? भाई पढ़ते रहो, टेंशन मत लो। आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है यूपी टेट का। आगामी समय में आपको एक सुपर टेट तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो तैयारी को बढ़िया करिए, सुपर टेट भी आपको मिलेगा। यूपी टेट को पहले आपको क्लियर करना है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ बनाने की प्रयास किया जा रहा है। बस आप लोग सहयोग देते रहिए, आपका बिल्कुल स्मूथ तरीके से टेट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, क्लास पसंद आई तो कमेंट करके बताना कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जाते जाते गुरुदक्षिणा के तौर पे ना चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और बेल आइकन है ना जो आपके पास में उसको जरूर दबा लेना, क्योंकि डेली आपको क्लास मिल रही है, ठीक है।
भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, बहुत सारे आपके पास में पैसे ले लेकर के बहुत सारे कोर्स आपको बेच रहे होंगे। पर भाई साहब यूपी टेट के लिए ना कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर देखो और अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा। तो टेक केयर। हाँ, भाई गुरु दक्षिणा देना नहीं भूलना। क्या चाहिए सर को? एक सब्सक्राइब चाहिए भाई और एक लाइक चाहिए और शेयर ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।